नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सीएम धामी का बड़ा बयान, बोले 4 धाम यात्रा पर नहीं पड़ने देंगे असर, सरकार ने की है पूरी तैयारी। लंबित परियोजनाओं को लेकर सीएम धामी ने संभाला मोर्चा, विधानसभाओं के लिए हुई घोषणाओं की समीक्षा में लगे सीएम, अधिकारियों को दिया साफ संदेश, कोताही नहीं होगी बर्दाश्त। हरीश रावत और प्रीतम सिंह की मुलाकात के बाद कांग्रेस में नई हलचल, 3 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई बात। प्रीतम बोले, कांग्रेस को राज्य में पुनर्स्थापित करने के लिए हरदा करेंगे काम। और भगवान बद्री विशाल के अभिषेक की तैयारियां शुरू, टिहरी महल में गाड़ घड़ा का आयोजन, विधि विधान के साथ हुई प्रक्रिया। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सरकार के जरिए की गई घोषणाओं में कोताही बरतने वाले अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। सीएम ने मंगलवार को देहरादून स्थित सचिवालय में 5 विधानसभाओं की घोषणाओं को लेकर क्षेत्रीय विधायकों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग की घोषणाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की बात कही। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन योजनाओं का काम जल्द पूरा हो सकता है, उसमें अगर बेवजह देरी हुई तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लैंड फ्रॉड को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को साफ हिदायत दे दी है कि अपराधियों से सख्ती से ही निपटा जाए। इसी को लेकर सीएम धामी ने कहा कि ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत कार्रवाई की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि पहले भी लैंड फ्रॉड करने वालों पर कार्रवाई हुई है और पुलिस प्रशासन लगातार इस पर काम कर रहा है और प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें आई हैं, जो भी लोगों की समस्याएं हैं या जो बीच में फ्रॉड हुए हैं, उन सब को लेकर हम लोगों ने बहुत सख्त रुख अख्तियार किया है और ऑपरेशन पुलिस ने प्रहार चलाया है। उस पर काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो है लोगों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। जिस विभाग का जो काम है वो विभाग अपने अपने स्तर से करेंगे और अन्य विभाग जो है जो भी इस प्रकार के मामले आएंगे उसको सख्ती से निपटेंगे। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर तैयार है। उन्होंने बताया कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। यात्रा के दौरान एलपीजी गैस की किल्लत से निपटने के लिए सरकार वैकल्पिक संसाधनों पर काम कर रही है। नहीं, गैस की किल्लत देखिए केवल हमारे राज्य की या हमारे देश की नहीं है, ये विश्वव्यापी है और इस समय में सभी लोगों को मिलजुल कर, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग उसके वैकल्पिक जितने साधन हो सकते हैं, जितने रास्ते हो सकते हैं, उन सभी को अपना रहे हैं, उन सब मार्गों पर चल रहे हैं। 4 धाम यात्रा के लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से और अच्छी 4 धाम यात्रा होगी। आने वाले सभी श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का हम स्वागत करेंगे। नरेंद्रनगर स्थित राजमहल में भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तिल का तेल पिरोया गया। इस मौके पर सांसद राज्य लक्ष्मी शाह मौजूद रही। सांसद राज्य लक्ष्मी शाह की अगुवाई में सुहागिन महिलाओं ने तिल का तेल पिरोया। बता दें कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। परंपरा के अनुसार सुहागिन महिलाओं ने तिल का तेल पिरोकर उसे विशेष जड़ी बूटी के साथ तेज आंच पर पकाकर शुद्ध किया। इसके बाद शुद्ध तेल को चांदी के कलश में रखकर विधिवत पूजा की गई। बाद में इसे डिमरी केंद्रीय धार्मिक पंचायत को सौंपा गया। बता दें कि इस प्रक्रिया को गाड़ू घड़ा कहा जाता है और इस तेल का प्रयोग भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए होता है। तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ। आज बहुत ही बड़ा दिन है। हमारे बद्रीनाथ जी का जो तेल हम लोग सब महिला मिलकर निकाल रहे हैं। मेरा लड़की टीका दे साहब है, मेरा ग्रैंड डॉटर भी कर रही है और सब हमारे महिला हैं जो बहुत मेहनत कर ये तेल निकालते हैं। और बेसिकली मैं तो ये कहना चाहिए, जो परंपरा सालों से चल रहा है, भगवान बद्रीनाथ के आशीर्वाद से हमेशा चले, आगे पीढ़ी तक भी चले, पीढ़ियों तक भी चले। और विशेष करके जो ये पट खोल रहा है, सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि बद्रीनाथ का आशीर्वाद मिले और जो दुनिया में चल रहा है, आज जो हो रहा है, हर एक जगह, हर एक दुनिया में जिस स्थिति है, उसको भगवान बचाए।
देहरादून में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर करने और पब बार संचालन पर प्रभावी नियंत्रण करने की मांग की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एक लिखित ज्ञापन मुख्य सचिव को सौंपा है। हरीश रावत की नाराजगी के आगे आखिरकार गणेश गोदियाल ने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस के भीतर मची उथल पुथल को लेकर चुप्पी साध कर बैठने वाले गणेश गोदियाल ने संकेत दे दिए हैं कि जिस नेता की एंट्री को लेकर हरदा ने सियासी ब्रेक लिया, उस नेता की कांग्रेस में एंट्री होने जा रही है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के नेताओं के मन का मैल आखिर कैसे दूर होगा? क्या इसी मन के मैल के साथ कांग्रेस 2027 का चुनाव लड़ेगी? देखिए रिपोर्ट। हरदा के आगे गोदियाल सरेंडर। हरीश रावत की नाराजगी के आगे झुके गोदियाल। मन का मैल कैसे होगा दूर? एकजुटता दिखाने के लिए क्या कांग्रेस होगी मजबूर? बीजेपी के बागी नेताओं की कांग्रेस में ज्वाइनिंग के साथ ही पार्टी में शुरू हुआ मनमुटाव अब तक भी शांत नहीं हुआ है। एकजुटता का संदेश देने वाली कांग्रेस में एक झटके में सब बिखर गया। एक नेता की एंट्री ना होने के कारण हरदा इस कदर नाराज हुए कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सरेंडर करना पड़ गया। संजय नेगी की कांग्रेस में ज्वाइनिंग ना होने को लेकर हरीश रावत का रूठना गोदियाल सहन नहीं कर पाए और संजय नेगी की कांग्रेस में एंट्री का संकेत दे दिया। ऐसा कोई पेच वाली बात नहीं है, बातचीत शुरू है। संजय नेगी जी का मामला विचाराधीन है और मैंने कहा ना कि मैंने 1.5 दर्जन नेताओं के नाम हाईकमान को सौंपे थे, उसमें संजय नेगी भी हैं। लेकिन जिन पर, क्योंकि एक व्यक्ति अगर शामिल होता है तो कई आयामों में बातें करनी पड़ती हैं, सबको संतुष्ट करना पड़ता है। तो चूंकि जिनके इर्द गिर्द के सभी आयाम संतुष्ट हैं उनको शामिल कर लिया गया। जिनके इर्द गिर्द के आयामों से और बातचीत की जानी है उनसे बातचीत शुरू है। तो संजय नेगी का केस पेंडिंग है। संजय नेगी ने मीडिया में आके ये बात कही कि मैं कांग्रेस का पक्षधर हूँ, मुझे कांग्रेस पसंद है, और खुलेआम उन्होंने कहा, तो उसके लिए बातचीत जारी है। यानी कि संजय नेगी की यदि एंट्री होती है तो हरदा और उनके समर्थक संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि संजय नेगी की कांग्रेस में ज्वाइनिंग के साथ जहां एक धड़ा खुश होगा तो वहीं दूसरा धड़ा नाराज हो सकता है, क्योंकि जब से संजय नेगी की ज्वाइनिंग की खबर सामने आई और हरदा ने सियासी ब्रेक लिया, इसके बाद कांग्रेस नेताओं के मन में भरा मैल भी बाहर आने लगा। कई नेताओं ने खुलकर अपने मन का मैल बाहर निकाला, चाहे हरीश धामी हो, रणजीत रावत हो, प्रदीप टमटा हो या फिर गोविंद सिंह कुंजवाल हो। इन नेताओं में से किसी ने समर्थन किया तो किसी ने विरोध किया, यानी कि जिसके मन में जो था सब सार्वजनिक कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस नेताओं के मन में भरा मैल कैसे दूर होगा? क्या मन का मैल लेकर ही 2027 का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर बड़े बड़े खुलासे करने वाली उर्मिला सनावर ने एक और ऑडियो शेयर कर सनसनी फैला दी है। अपने ताजा ऑडियो में उर्मिला ने न सिर्फ बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर फिर से आरोप लगाया, बल्कि कुछ और खुलासे भी किए हैं। देखिए रिपोर्ट। 10 बजे के करीब विनोद आर्या का लड़का स्कूल लेके जाता था, तो ये वहां से आता था 6 बजे। फिर एक्टिव हुई उर्मिला सनावर। वायरल ऑडियो में बड़ा खुलासा। दुष्यंत गौतम के साथ साथ एक और बड़े नेता का नाम आया सामने। क्या है वायरल ऑडियो का सच? अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के नाम पर एक के बाद एक बड़े खुलासे करने वाली उर्मिला सनावर ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑडियो जारी कर उर्मिला सनावर ने जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की पोल पट्टी खोलकर रख दी, तो वहीं पूर्व सीएम को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। वायरल ऑडियो में उर्मिला सनावर और उनके कथित पति सुरेश राठौड़ के बीच बातचीत हो रही है। सुनाते हैं आपको कि आखिर इस ऑडियो में क्या कुछ खुलासा किया गया है। लेकिन इसे सुनने से पहले आपको बता दें कि हमारी टीम उर्मिला सनावर द्वारा जारी किए गए इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करती है। ये क्या करता था, रात को रुकता था होटल में, सुन लो मेरी बात। दुष्यंत गौतम करीब 11 बजे के करीब दुष्यंत गौतम, और ये भेज देता 8 बजे सबको, जाओ भैया मैं सो रहा हूँ। अच्छा। 10 बजे के करीब विनोद आर्या का लड़का स्कूल लेके जाता था। कहाँ? जिला
वहीं जाम गए थे? चीला वो सुनसान सी जगह है। जाम गए। हाँ हाँ। तो वो तो गाड़ी वाड़ी है कई सारी, उन पर पास बने हुए जाने के, जब उनका रिजॉर्ट बना। तो ये वहां से आता था 6 बजे। 6 बजे सुबह 6 बजे 6 बजे जाता था, सुबह 6 बजे। मतलब रात को 10 बजे जाता था, 6 बजे आता था। 6 बजे आता था, 6 बजे आता था, सीधे गंगा स्नान करने जाता था ये। हैं? और फोटो सीधे गंगा स्नान करने जाता था वहां से। अच्छा। फोटो डालता था। ओ भाई। लोकल वालों को कह देता था कि मैं तो सुबह गंगा स्नान करने निकल गया। इस ऑडियो में सुरेश राठौड़ ने दुष्यंत गौतम की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। वहीं इसी के साथ सुरेश राठौड़ ने आखिर किस पूर्व सीएम का नाम लिया और क्यों, वो भी सुन लीजिए। कोई भी गवाही देने वाला? निशंक जी ने बताया। निशंक जी ने बताया था। गवाही पावी क्या है फ्रेश में यार। निशंक जी ने जानते हैं निशंक जी के बारे में सब कुछ? सब पता, उन्होंने बताया था। तुम मुख्यमंत्री को बताओ ये सारी बात कैसे। नहीं कहना बता। सुना आपने, उर्मिला सनावर को ये सारी बातें बताने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी से पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ हैं, जिन्होंने फोन पर बातचीत करते हुए बड़े बड़े खुलासे किए। लेकिन इस बीच एक बार फिर हम साफ कर देना चाहते हैं कि हमारी टीम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करती है। फिलहाल ऑडियो में कितना सच और कितना झूठ है, ये या तो आरोप लगाने वाला जानता है या फिर जिस पर आरोप लग रहा है वो जानता होगा। फिलहाल पूरे उत्तराखंड को इंतजार है सीबीआई की जांच पूरी होने का, जो वीआईपी के एंगल से अंकिता केस की जांच कर रही है। लेकिन इन सब के बीच समय समय पर उर्मिला सनावर ऑडियो या वीडियो बम फोड़कर माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों में हल्द्वानी के विशाल सिंह भोजक ने बाजी मार ली है। विशाल सिंह ने 38,242 वोटों के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। और आपको बता दें कि इस बार के यूथ कांग्रेस के चुनावों में कुमाऊं का दबदबा देखने को मिला। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों के युवा नेताओं ने कई पदों पर बाजी मारी है। ये यूथ कांग्रेस के जो हाल में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न थे, उसमें हमारे द्वारा इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। और अभी इसके पश्चात इसमें एक इंटरव्यू होना है, जो कि दिल्ली में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी जी द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड की नियुक्ति करी जाएगी। और यूथ कांग्रेस लगातार उत्तराखंड में युवाओं के जो मुद्दे हैं, जो पलायन का मुद्दा, जो बेरोजगारी का मुद्दा, वो लगातार उठाती आई है। और आगे भी इन सभी मुद्दों पर उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उन पर पूरी मुखरता के साथ यूथ कांग्रेस अपनी आवाज उठाएगी और युवा कांग्रेस को, युवाओं की आवाज को मजबूती के साथ उठाने का काम करेगी। इन दिनों खटीमा में शौर्य सम्मान समारोह और सीएसडी कैंटीन के लोकार्पण की तैयारियां चल रही है। जानकारी के मुताबिक 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएसडी कैंटीन का लोकार्पण करेंगे। उधर बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल का कहना है कि सीएम धामी ने लंबे समय से पूर्व सैनिकों की उठाई जा रही मांग को पूरा किया है। कि एक बहुत बड़ी सौगात हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी दे रहे हैं और लोगों की, क्षेत्र के लोगों की डिमांड भी थी। तो इसको लेके आज सारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम लोग बैठे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे। फिर जो पूर्व सैनिक है, वीरांगनाएं हैं, हमारी बहनें, उन सबका सम्मान होना है। राजधानी देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल 15 आरोपियों सहित 47 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 41 हुड़दंगियों पर भी एक्शन लिया गया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर 886 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव, रेश ड्राइविंग पर 199 वाहनों को सीज किया गया। वहीं नियम न मानने वाले 6 प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ मुकदमा कर गिरफ्तारी की गई है। पिछले 3 दिनों में कुल करीब 60 से ऊपर वारंटी, वांछित या इनामी हम लोगों के द्वारा पकड़े गए हैं। इसके साथ ही वेरिफिकेशन की जो ड्राइव है उनकी पर भी हमारी काफ़ी प्रगति है। तो ड्रिंक एंड ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग या अन्य जो गाड़ियों से रिलेटेड जो भी अपराध पहले हो रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए इस पर मैसिव कार्रवाई की गई है, जिसमें 200 से ऊपर व्हीकल सीज किए गए हैं। करीब 1000 से ऊपर चालान इस पर किए गए हैं
पिछले 3 दिनों में, और साथ में जो हमारे प्राइवेट पीजी कॉलेजेस हैं उसमें, और जो होटल पब और ढाबे जिस पर हम लोग का विशेष इस पर फोकस था, उनको भी हम लोगों के द्वारा सीसीटीवी कैमरों से कवरेज करने की जो हमारी कवायद थी वो काफ़ी हद तक उसमें भी सफलता मिली है। करीब 50 से ऊपर जो हमारे पब्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं उनको उनका जो डायरेक्ट एक्सेस है हम लोगों के द्वारा लिया गया है। शासन के निर्देश अनुसार रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा ने वीर हकीकत राय मार्ग से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाया और आम जनमानस को स्वच्छता की शपथ दिलाई। नगर निगम की टीम के साथ ही स्थानीय व्यापारियों, बीजेपी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि सीएम धामी के निर्देश और संक्रामक रोगों के खतरे को देखते हुए 7 से 13 अप्रैल तक ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष स्वच्छता अभियान 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक रखा गया है, जिसमें आज हमने सभी व्यापारियों के साथ और अपने पार्षद के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आज मुख्य बाजार के वीर हकीकत राय मार्ग में और मुख्य बाजार में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। अभी 10 तारीख को हम माँ अटरिया का जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पे भी इस अभियान को चलाएंगे। हमारा इस स्वच्छता चलाने का उद्देश्य खाली यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता का नारा दिया है उस नारे को साकार करने के लिए जब प्रत्येक व्यक्ति लगेगा और स्वच्छता अपनाएगा और दूसरे को गंदगी नहीं करने देगा तो ये अभियान सफल होगा। रुड़की के भंगेड़ी गांव में उत्तराखंड क्रांति दल ने महिला सम्मेलन का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष दीपक लाखवान ने 50 से ज्यादा महिलाओं की पार्टी में ज्वाइनिंग उन्होंने करवाई। वहीं पार्टी में शामिल हुई महिलाओं ने क्षेत्र में यूकेडी को मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर यूकेडी जिला अध्यक्ष दीपक लाखवान ने बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और महंगाई को लेकर सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा। आपके सामने बैठी है 50 महिलाओं ने ज्वाइन करा है आज उत्तराखंड क्रांति दल को, और तेजी के साथ में चारों तरफ जो है महिलाएं जुड़ती जा रही है, पुरुष जुड़ते जा रहे हैं और ब्राह्मण जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल एक विकल्प के तौर पर जनता को मिला है सौभाग्यपूर्ण तरीके से, और दोनों पार्टियां जितनी भी है राष्ट्रीय पार्टी, इन सब राष्ट्रीय पार्टियों से उत्तराखंड की जनता त्रस्त आ चुकी है। चारों तरफ उत्तराखंड क्रांति दल की लहर चल रही है और अगर यही हल रहा तो एक दिन हम इन राष्ट्रीय पार्टियों को उत्तराखंड के सीमा से बाहर निकालकर छोड़ के आएंगे। हल्द्वानी के बनबुलपुरा में पीएम आवास योजना के लिए आए आवेदन के बाद स्कूटनी का काम शुरू हो गया है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने सभी कार्मिकों को स्कूटनी का प्रशिक्षण दिया। साथ ही तय वक्त पर स्कूटनी करने के भी निर्देश दिए गए। बता दें कि पीएम आवास योजना के लिए करीब 7,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उनके साथ ये टीमों को प्रशिक्षण किया गया है और आज से ये टीमें सभी फॉर्मों का भौतिक सत्यापन फील्ड पर जाते करेंगी और जिसमें कि चिन्हित क्षेत्र के साथ साथ जो अधूरे फॉर्म हैं उनको भी पूर्ण कराने का कार्य ये लोग करेंगे। 1 सप्ताह का जो समय आप लोगों को दिया गया है और 1 सप्ताह के अंतर्गत ये लोग पूर्ण करने के लिए उनको टारगेट देंगे। गैस की किल्लत के बीच जिला प्रशासन ने शादी समारोह के लिए 2 सिलेंडर देने का निर्देश जारी किया है, लेकिन इन 2 सिलेंडर के लिए भी सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ 2 सिलेंडर के सहारे शादी समारोह में खाने की व्यवस्था हो पाएगी? देखिए रिपोर्ट। गैस किल्लत के बीच प्रशासन का निर्देश जारी। शादी समारोह के लिए मिलेंगे 2 सिलेंडर। 2 सिलेंडर के लिए भी नियम तय। क्या शादी समारोह में 2 सिलेंडर काफी? गैस किल्लत की शिकायत के बीच प्रशासन ने लोगों को राहत देने के लिए शादी समारोह में 2 सिलेंडर देने का निर्देश जारी किया, लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम तय किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार के निर्देश में जिला प्रशासन ने तय किया कि शादी के लिए अधिकतम 2 कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आवेदनकर्ता को 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देना जरूरी होगा। इसके साथ ही शादी का कार्ड और आधार कार्ड लगाकर कार्यक्रम से 10 से 12 दिन पहले आवेदन करना होगा। देहरादून नगर क्षेत्र में जिला पूर्ति कार्यालय और सभी तहसीलों में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक करने में आवेदन किए जाएंगे। आवेदन स्वीकृत होने पर गैस एजेंसी के माध्यम से अधिकतम 2 कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे और उपयोग के बाद सिलेंडर एजेंसी को वापस करना होगा। इसके लिए बड़ा सरलीकरण रखा गया है और ये थोड़ा पारदर्शिता के लिए रखा गया है कि एक प्रार्थना पत्र, एक 10 रुपये के स्टाम्प पे एक शपथ पत्र, विवाह का कार्ड और जिसकी शादी है बच्चे की
उसको जो है उसका आधार कार्ड, इसके साथ उनको आवेदन करना होगा। और इसके के लिए हमने हर तहसील में अपने इंस्पेक्टर और ARO को तैनात किया है और जो है तत्परता से वो लोग जो है उन लोगों के उनके कागजों का परीक्षण करके और उनको जो है गैस उपलब्ध करा रहे हैं। जिला प्रशासन ने जैसे ही शादी समारोह में मिलने वाले 2 कमर्शियल सिलेंडर के लिए SOP जारी की, उसके बाद से ही जिला पूर्ति कार्यालय में आवेदन करने के लिए लंबी लाइन लग गई। लाइन में लगे बेटी या फिर बेटे की शादी के लिए खड़े आवेदनकर्ता पर्याप्त सिलेंडर नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। इनकी दुविधा है कि शादी का आयोजन कैसे हो पाएगा। ये लड़की की शादी है साहब 14 तारीख को, तो गैस की दिक्कत हो रही, तो हमें बताया गया था यहाँ पर मिलेगा, तो अभी देखते ही काफ़ी टाइम हो गया, तो काफ़ी टाइम से लाइन पे लगे हैं। तो कोशिश है कि और आशा है कि मिल जाए। 2 में तो नहीं हो पाएगा सर, अभी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो लकड़ी जलानी पड़ेगी। अभी अब जो भी कार्य है उसको संपन्न तो करना ही पड़ेगा। बहुत असंभव है, लेकिन अब आदमी की मजबूरी है कि जब वो 2 रहे हैं, उसको कोई सोचता है कि जो मिल जाए वही वाली बात है, नहीं तो इतने में कहाँ गुजारा होना है। तब आदमी यही सोचेगा कोई मीनू कम करेगा, कुछ न कुछ तो मतलब उसे कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ेगा। शादी समारोह में जिला प्रशासन ने 2 कमर्शियल सिलेंडर देने की बात कही है, लेकिन शादी समारोह में 2 कमर्शियल सिलेंडर से शादी में मेहमानों का खाना पकाना नामुमकिन सा लगता है। और यही सिरदर्द बना है उन लोगों के लिए जिनके घर में शादी का आयोजन हो रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। मसूरी में पिछले 9 महीनों से बेरोजगारी की मार झेल रहे रेहड़ी पटरी व्यापारियों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। रोजगार को लेकर नाराज व्यापारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि प्रशासन ने मॉल रोड का सौंदर्यीकरण कर रहे रेहड़ी पटरी को हटा दिया है, जिससे उनके रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में व्यापारी अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। मगध नगर पालिका और उप जिलाधिकारी महोदय, उनको इतनी दहशत हो गई है कि उन्होंने रातों रात वहां पे बेंच लगा दी। पर तभी भी हम दुकानें लगाएंगे और जरूर लगा, हम डरे नहीं हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वो डर गए, हम बैक फुट पे नहीं आए हैं। हम जो हमारी मांग है कि हम मार रोड पे बैठेंगे तो बैठेंगे, कोई नहीं मुकदमा दर्ज करे, गोली मारे शासन प्रशासन, क्योंकि यहाँ पे तो सारी जगह तो शासन प्रशासन ही हैवी हो रखी है। आज उत्तराखंड में देखो, चाहे कहीं भी देखो तुम, हर जगह गरीबों को मारा जा रहा है, गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, उनके सर से छत छीने जा रहे हैं। देहरादून डीएम के ट्रांसफर की मांग को लेकर बार एसोसिएशन हड़ताल पर है, लेकिन इसी बीच जिलाधिकारी के समर्थन में 25 से अधिक सामाजिक संगठन मैदान में उतर आए हैं। सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने कहा कि जिलाधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उनका डीएम के रूप में अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। ऐसे में उनके ट्रांसफर की मांग जायज नहीं है। डीएम साहब का तो देखिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे कर्मठ आदमी की ज़रूरत है। उस एक जरा सी बात के ऊपर कि भाई उनका लाइसेंस उन्होंने रिवॉल्वर का कैंसिल कर दिया। आप उनके प्ली देखिए ना, वो तो कानून के खुद जानकार हैं वकील लोग, कि किस कारण पे कोई सस्पेंशन करा और खाली इसके ऊपर आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। अब आप ये सोचिए कितने 50 लोगों का केस होगा, दूर दूर से लोग आए होंगे, आपने अपनी हड़ताल कर दी, अब वो लोग कहाँ जाए। सविन बंसल जी एक बहुत ही न्यायप्रिय, ईमानदार, कर्मठ अधिकारी हैं और पिछले जब से वो देहरादून में आए हैं उन्होंने देहरादून के हित के लिए बहुत से काम किए हैं। हर वर्ग में वो लोकप्रिय हैं और अगर ऐसे व्यक्ति को हम किसी तरह से उसकी इमेज ख़राब करना चाहेंगे तो एक ज़िले के लिए और शायद प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा। शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए अगर घंटों इंतजार करना पड़े और लकड़ियां भी गीली मिले तो सोचिए उस परिवार का दर्द जिसने अपने को खो दिया और मुनाफाखोरों की मनमानी ने उन्हें यूं बेबस कर दिया कि बेटी की चिता पर टायर और गद्दे लगाने पड़े। 19 साल की बेटी का कैसे एक बेबस पिता ने अव्यवस्थाओं के बीच अंतिम संस्कार किया। बीमारी में बेटी की मौत और फिर उसे अंतिम यात्रा पर भेजने के दौरान एक बेबस पिता की बेबसी से भरी श्रीनगर से आई ये रिपोर्ट देखिए। डोली में विदा करने का देखा था सपना, उसकी अर्थी को उठाया, मुनाफाखोरों ने यूं सताया कि अंतिम विदाई भी ढंग से न दे पाया। रबड़ की ट्यूब लगाकर बॉडी का संस्कार किया जा रहा है। ये उस बेबस पिता के दिल का दर्द है जिसने पहले तो अपनी 19 साल की बेटी को खो दिया। दिल पर पत्थर रखकर पिता ने उस बेटी की अर्थी उठाई
पर शमशान घाट में पिता को कुछ यूं बेबस होना पड़ा कि बेटी का अंतिम संस्कार फटे कपड़े, पुराने टायर और डीजल के सहारे करना पड़ा। इस घटना को जिसने भी देखा वो पिता की बेबसी देख रो पड़ा। ये घटना श्रीनगर के अलकेश्वर घाट की है, जहां मुनाफाखोरों ने सारी हदें पार कर दी। श्रीनगर के वार्ड 12 की रहने वाली 19 साल की लड़की की मौत से परिवार पहले ही सदमे में था। गमगीन माहौल, नम आंखें और दिल में दर्द छिपाकर पिता ने किसी तरह हिम्मत दिखाई, बेटी के शव को कांधा दिया। शव लेकर पिता अलकेश्वर घाट पहुंचा, जहां प्राइवेट टॉल से पिता को लकड़ी लेनी पड़ी, क्योंकि सरकारी टॉल की कोई व्यवस्था घाट पर नहीं थी। मनमानी दाम पर पिता ने बेटी के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां खरीदी। प्राइवेट टॉल संचालक को मनमानी रकम दी, पर बदले में गीली और कच्ची लकड़ियां मिली। 3 क्विंटल लकड़ियां खरीदी गई ताकि विधि विधान से बेटी का अंतिम संस्कार हो, पर काफी कोशिशों के बाद भी लकड़ियों ने आग न पकड़ी। फिर मजबूरन बाजार से 5 लीटर डीजल मंगाया गया, लेकिन तब भी बात न बनी। फिर 10 लीटर डीजल और मंगाया गया। उम्मीद थी कि शायद अब बेटी का अंतिम संस्कार हो, लेकिन तब भी सारी कोशिशें नाकाम हो गई और लकड़ियों ने आग न पकड़ी। घंटों से इंतजार कर रहे परिवार के पास कोई रास्ता न बचा। फिर बेबस पिता ने मजबूरन 2 कट्टे पुराने टायर, फटे कपड़े और गद्दों के सहारे अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा किया। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार का है विशेष महत्व। पवित्रता और विधि विधान से होता है अंतिम संस्कार। 4 घंटे बाद किसी तरह पुराने टायर, फटे कपड़े और गद्दों के सहारे अंतिम संस्कार हुआ, और ये सब बस इसलिए क्योंकि मुनाफाखोरों के लिए पैसों के आगे इंसानियत का कोई मोल नहीं। ये घटना कई तरह के सवाल खड़े करती है। क्या मुनाफाखोरों के लिए पैसा ही है सब कुछ? क्या शव में भी मुनाफा ढूंढना है आम बात? क्यों नहीं था घाट पर लकड़ी का सरकारी टॉल? घाट पर प्राइवेट लकड़ी टॉल संचालकों की मनमानी इतनी हावी है कि मुनाफे के चक्कर में शवों की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा जाता, और प्रशासन को इसकी कानों कान तक कोई खबर नहीं है। घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। लोग प्राइवेट लकड़ी टॉल के संचालकों की मनमानी पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही घाट पर सरकारी लकड़ी का टॉल बनाने की मांग कर रहे हैं। लोगों की ये मांग कब पूरी होगी ये तो वक्त बताएगा, पर प्रशासन कब इन मुनाफाखोरों पर लगाम कसेगा, ये सवाल हम जिम्मेदारों से पूछना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सीएम धामी का बड़ा बयान, बोले 4 धाम यात्रा पर नहीं पड़ने देंगे असर, सरकार ने की है पूरी तैयारी। लंबित परियोजनाओं को लेकर सीएम धामी ने संभाला मोर्चा, विधानसभाओं के लिए हुई घोषणाओं की समीक्षा में लगे सीएम, अधिकारियों को दिया साफ संदेश, कोताही नहीं होगी बर्दाश्त। हरीश रावत और प्रीतम सिंह की मुलाकात के बाद कांग्रेस में नई हलचल। 3 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई बात। प्रीतम बोले, कांग्रेस को राज्य में पुनर्स्थापित करने के लिए हरदा करेंगे काम। और भगवान बद्री विशाल के अभिषेक की तैयारियां शुरू, टिहरी महल में गाड़ घड़ा का आयोजन, विधि विधान के साथ हुई प्रक्रिया।